NASA's Unexplained Files। एक रॉकेट लॉन्च करीब करीब तबाही तक पहुंच जाता है। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस कमांड मॉड्यूल के अंदर का हाल क्या रहा होगा। उसकी अंतरिक्ष में एक अजीब सी मुठभेड़ होती है। हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता चला। इससे किन्हीं अज्ञात शक्तियों की दखलंदाजी का शक होने लगता है। नासा से कहा जा रहा है चंद्रमा से दूर रहो, हमें इसके लिए कोई ढंग का जवाब चाहिए। नवंबर सन 1969 में कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 12 को लॉन्च किए जाने के कुछ ही पल बाद एक अनहोनी हो गई। लॉन्च के 30 सेकंड में ही अंतरिक्ष यान पर बिजली गिरी। पता नहीं यहाँ क्या हुआ है, लगा जैसे हम पर किसी ने बम गिरा दिया। पक्के तौर पर नहीं पता कि हम पर बिजली गिरी है या नहीं। लूनर मॉड्यूल पायलट एलन बीन को बिजली गिरने का अंदाजा नहीं था। अचानक ही मास्टर अलार्म बजने लगा। मैंने डिस्प्ले की तरफ देखा तो वहाँ तमाम वार्निंग लाइटें जलने लगी थीं। मैंने अपनी जिंदगी में एक साथ इतनी लाइटें जलती हुई कभी नहीं देखी। बीन इन उपकरणों को समझने की कोशिश में जुटे हुए थे। उनका कोई पैटर्न नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर बिजली दोबारा गिरी। 30 सेकंड के अंदर ही बिजली का हमला दोबारा हुआ। फ्यूल सेल, बिजली का हमला। आई रिपीट, फ्यूल सेल। मिशन कंट्रोल नुकसान का अंदाजा लगाने में जुट जाता है और सैटर्न 5 रॉकेट 9600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर 3 लोगों के क्रू को एक ऊपरी वायुमंडल की तरफ ले जाता रहता है। 75 लाख पाउंड के थ्रस्ट वाला रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा होता है। ये पृथ्वी पर बना हुआ सबसे ताकतवर इंजन है। आप उस वक्त अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ओके, मैं एक ऐसे रॉकेट में हूँ जो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन से भरा हुआ है। मैं अंतरिक्ष की तरफ जा रहा हूँ और सब कुछ हट चुका है। ऐसे में मैं क्या करूँ? मिशन कमांडर पीट कॉनराड के पास ये तय करने के लिए कुछ ही मिनट थे कि क्या वो लॉन्च को रद्द कर दें। अंतरिक्ष यान अभी अपने तय हिसाब से उड़ रहा था, इसलिए पीट कॉनराड ने अंतरिक्ष यान को वापस लाने से जुड़ी कार्रवाई शुरू नहीं की। क्रू ने अपनी सहजता कायम रखी और सिस्टम फिर से पटरी पर आ गया। अपोलो 12, ह्यूस्टन, अच्छी खबर यह है कि आप आगे बढ़ते रह सकते हैं। मजा आ गया, हम तैयार हैं। लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों को 30 सेकंड के अंदर होने वाले बिजली के ये हमले कुछ अजीब लगे। अपोलो 12 का मामला कोई इत्तेफाक नहीं था। उस पर 2 बार बिजली गिरी थी और बिजली 2 बार नहीं गिरती है। चंद्रमा पर कामयाबी से उतरने के बाद भी जब कमांड मॉड्यूल पायलट डिक गॉर्डन ने लूनर मॉड्यूल को अनडॉक किया तो ऑडियो ट्रांसमिशनों से पता चला कि कोई चीज मिशन के साथ दखलंदाजी कर रही थी। कोई अजीब सी चीज खिड़की के बाहर तैर रही है। आखिर ये चंद्रमा कहाँ गया? कुछ अजीब सी चीजें कमांड मॉड्यूल के पास से उड़ती नजर आईं। डिक को खिड़की से बाहर कुछ नजर आता है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये क्या है। वो सोचने लगते हैं कि ये चीज आखिर आई कहाँ से। हम चंद्रमा से दूर वाले हिस्से में थे और उन्हें ये मालूम नहीं था। इसके बारे में कुछ पता चला? ये नीली और सुनहरी चीज जो भी है आखिर गई कहाँ? इन चीजों का रंग चटक था और उड़ने के दौरान ये घूमती हुई भी लग रही थीं। नासा को लगता है कि ये चीजें लूनर मॉड्यूल का मलबा है। ल्यूनर मॉड्यूल से कोई भी चीज हटनी नहीं चाहिए थी और अगर इंसुलेशन हटता है तो ये इस बात का संकेत था कि ल्यूनर मॉड्यूल ओवरहीट होगा। तो इस तरह की किसी भी सूचना की खबर फौरन ही दी जानी चाहिए। लेकिन जब नासा ने अनडॉकिंग की प्रक्रिया की ऑन बोर्ड तस्वीरें देखी तो इंसुलेशन सही सलामत पाया गया। वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहता था कि ये हमारे अंतरिक्ष यान का हिस्सा नहीं है, और शायद ये था भी नहीं, पर कह नहीं सकते। लेकिन इस मलबे की मौजूदगी से हर कोई परेशान था। अगर ये चीजें कुदरती होती तो ये अपना रंग नहीं बदलती। अगर ये चीजें कुदरती होती तो ये इतने अजीब तरीके से क्यों गिरती? शायद हम लोगों को चेतावनी दी जा रही थी कि यहाँ से दूर रहो और फिर वापस मत आना। खैर, अपोलो 12 के अंतरिक्ष यात्रियों ने जो कुछ भी देखा, हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड में जाने वाला इंसान का हर यान मलबा पैदा करता है। और ये भी जरूरी नहीं कि अंतरिक्ष में अपनी यात्राओं का सबूत छोड़ने वाले हम एकमात्र मुसाफिर हों। सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे चमकदार एस्टेरॉयड वेस्टा पर एक रहस्यमय निशान है। इस चट्टानी सतह वाले एस्टेरॉयड पर एक बड़ा सा काला त्रिभुज है।
इस पर एक गहरे रंग का त्रिभुज है और वो बहुत ही अजीब है। अंतरिक्ष में त्रिभुज नहीं पाए जाते हैं, ये तो कृत्रिम डिजाइन है। तो कहीं ये एस्टेरॉयड वेस्टा पर दुर्घटनाग्रस्त हुई कोई यूएफओ तो नहीं? सन 2011 में एस्टेरॉयड बेल्ट में डॉन नामक अंतरिक्ष यान 4.5 अरब साल की उम्र वाले वेस्टा पर पहुंचा। प्रोब ने इस ग्रह की पैमाइश शुरू की और इसे फौरन वहां कुछ अजीब सा नजर आया। 2011 में हमें वेस्टा से एक तस्वीर ऐसी मिली जिसमें एक गोल इलाके में एक त्रिभुजाकार संरचना दिखाई पड़ी। इसे देख ये अंदाजा लगाया गया कि ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ कोई क्राफ्ट हो सकता है। ये तस्वीर आसमान में और पृथ्वी के ऊपर मौजूद अंतरिक्ष में नजर आने वाले काले त्रिभुजों जैसी ही लग रही थी। हमें बार बार आसमान में नजर आने वाली इन विशाल गहरे रंग वाली त्रिभुजाकार चीजों की दास्तानें सुनने में आती रहती हैं। हम ऐसे त्रिभुज देख चुके हैं। हमने फिल्म पर यहाँ पृथ्वी से ऐसे त्रिभुज उतारे हैं। बेल्जियम में ऐसे उड़ते हुए त्रिभुज नेटो के F-16 विमानों से आगे निकल गए थे। फिनिक्स में भी ऐसे विशाल त्रिभुज उड़ते हुए देखे गए थे। डॉन के प्रोब को वेस्टा की सतह के नीचे कीमती धातुएं मिली थीं। ऐसे में इस एस्टेरॉयड पर किसी के जाने की वजह साफ हो जाती थी। वेस्टा पर सोने, प्लैटिनम और इरिडियम जैसी कीमती धातुओं की मात्रा पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली इनकी मात्रा से कई गुना ज्यादा है। कीमती धातुओं के लिए एस्टेरॉयड को लूटने की बात अजीब लग सकती है, लेकिन अंतरिक्ष में खनन करना एक दिन आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। कुछ लोगों का अंदाजा है कि एक एस्टेरॉयड भी 96 खरब डॉलर का हो सकता है। जी हाँ, इतना तो पूरी दुनिया का जीडीपी होता है। तो अगर आप ऐसे एस्टेरॉयड पर खुदाई करने लगे तो अपनी कमाई का अंदाजा लगाइए। ऐसे में वहां तक पहुंचने की कोशिश करना बनता है। अगर आप वहां सबसे पहले पहुंच जाते हैं और बार बार ये काम करने लायक टेक्नोलॉजी विकसित कर लेते हैं तो मोटा पैसा कमा सकते हैं। इंटरनेट और हॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले अरबपति पृथ्वी के आसपास वाले एस्टेरॉयड पर माइनिंग करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में तैरती हुई बड़ी बड़ी चट्टानों को खोदने का काम हमारी टेक्नोलॉजी का पूरा इम्तिहान लेगा। इन जगहों तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि ये जगहें बहुत दूर हैं। अभी तक इंसान सिर्फ चंद्रमा तक ही पहुंच पाया है। और दूसरी बात ये कि हमारी मशीनें पृथ्वी के वातावरण में जिस भरोसेमंद तरीके से काम करती हैं, जरूरी नहीं कि किसी एस्टेरॉयड पर भी वो ऐसे ही काम करें। मिसाल के लिए वहाँ धूल हर चीज से चिपक जाती है। प्लैनेटरी साइंटिस्ट रिचर्ड बेंजेल क्रैश साइट वाली थियरी को मानने को तैयार नहीं है। मुझे तो ये किसी उल्का की टक्कर वाली कुदरती जगह लगती है। वेस्टा जैसी जगह है जहां चीजें टकराती रहती हों। वहां तो अलग अलग तरह के बहुत से आकार हो सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। वेस्टा पर मौजूद निशानियां इंटरस्टेलर खनन के सबूत हो या न हो, वेस्टा जैसे एस्टेरॉयड से फायदा उठाने का आकर्षण बेशक जबरदस्त है। सोलर सिस्टम में खनन क्यों न किया जाए? अंतरिक्ष में मौजूद कोई संभावित सभ्यता जरूर सोचती होगी। ये अनोखी दुनिया शायद हमारे पृथ्वी ग्रह जैसी हो सकती है। इसका मिलना आश्चर्य की बात थी, बेहद हैरत की। थोड़ा बाईं तरफ नासा के एक शुरुआती मिशन की दुर्लभ ऑडियो रिकॉर्डिंग से एक डरावनी करीबी मुठभेड़ के सबूतों का खुलासा होता है। माँ की चमक भला कैसी है? अंतरिक्ष से जुड़ी दौड़ के शुरुआती वर्षों में ये है जेमिनी 10 ह्यूस्टन। एक मानव युक्त ऑर्बिटर को कुछ अजीब सा नजर आया। ये भला है क्या? अंतरिक्ष में होने के दौरान मामला जिंदगी और मौत का होता है और तभी कुछ ऐसा होता है। अंतरिक्ष की दौड़ के तेज होने पर कोई सभ्यता या कोई चीज क्या नासा के जेमिनी एक्स मिशन को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही थी? पृथ्वी से 256 किलोमीटर ऊपर एक एस्ट्रोनॉट एक घूमते हुए रॉकेट बूस्टर से जुड़ने के लिए जूझ रहा है। 360 डिग्री के मोड़ पर घूमो और रुक जाओ। करीब आने की हमारी रफ्तार क्या है? ओके, और डॉट की रफ्तार है करीब 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। आखिर ये है क्या? ओह, मैं इसे मिस कर गया। ये है जेमिनी एक्स ऑर्बिटर। इसे एक बूस्टर से जुड़ने की एक डॉकिंग प्रक्रिया को पूरा करना होगा ताकि ये और ज्यादा ऊंची कक्षा में जा सके। ओहो, ये क्या हो गया? जेमिनी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें सिखाता है कि दो अंतरिक्ष यानों को आपस में कैसे जोड़ा जाए। ओके, तैयार हो जाओ।
चंद्रमा पर जाने से पहले हमें बहुत कुछ सीखना होता है। जैसे ड्राइविंग सीखने से पहले आप लंबे सफर पर नहीं जा सकते। डॉकिंग के लिए तैयार। एक्सटेंशन लाइट्स। डॉक। लेकिन रॉकेट बूस्टर के साथ जुड़ना जेमिनी की कोई खास समस्या नहीं थी। एस्ट्रोनॉट लॉन्च के समय से ही नई और गैर भरोसेमंद टेक्नोलॉजी के साथ जूझते रहे थे। मामला क्या है? मुझे बड़े अजीब से आंकड़े नजर आ रहे हैं। कंप्यूटर की हालत अजीब सी थी। मुझे आज भी ये याद है कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हम वहां कर क्या रहे थे। अपने कंप्यूटर पर भरोसा न कर पाने की वजह से एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस और जॉन यंग ने अपनी पोजीशन का पता लगाने के लिए एक स्पेस सेक्सटेंट का इस्तेमाल किया। क्या मैं इस कुदरती क्षितिज को इस्तेमाल करके देखूं? तुम जो भी करना चाहो करो, मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। अपनी पोजीशन जाने बिना ये बूस्टर का भी